नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है प्री बजट हलवा समारोह, यानी जो प्री बजट कह सकते हैं हलवा जो सेरेमनी होती है उसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर बात करें कि आखिर ये सेरेमनी है क्या, तो जो हम बात करते हैं कि जो बजट होता है उसको लॉक इन प्रोसेस करने से पहले सामान्य तौर पे ये एक परंपरा है जो क्या है कि प्री बजट हलवा समारोह क्या है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आज इसी के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टेक्स पार्ट इन प्री बजट हलवा समारोह, यानी कि हम बात करेंगे जो ये टर्म है या कह सकते हैं कि जो ये आयोजन है, ये जो समारोह है, जो सेरेमनी है, जो प्री बजट हलवा समारोह, इसी से जुड़े हुए जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए प्रमुख बिंदु कौन से हैं। तो अगर हम बात करें कि आखिर ये समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये दिल्ली के कह सकते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक के जो वित्त मंत्रालय है वहीं पर ये जो पारंपरिक जो प्री बजट हलवा समारोह है ये क्या है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो भागवत कराड़ हैं और देश के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, इनकी उपस्थिति में जो मंत्रालय के विभिन्न जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो बजट से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्ति थे, उनकी उपस्थिति में ये समारोह क्या है आयोजित किया गया था। और अगर बात करें कि ये जो समारोह है ये कब आयोजित किया जाता है, तो सामान्य तौर पे ये एक परंपरा है और ये कई दशकों से परंपरा चली आ रही है और प्रत्येक वर्ष ये समारोह आयोजित किया जाता है। और सामान्य तौर पे जब हमारा बजट लगभग तैयारी के अंतिम चरण में होता है और इसी को हम बोलते हैं लॉक इन प्रोसेस, यानी क्या है कि जो बजट होता है उसको सामान्य तौर पे सदन में क्या है कि पेश होने से पहले जो लीक होने से रोकने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को लॉक इन प्रोसेस बोला जाता है, यानी कि बजट लॉक इन प्रक्रिया। ठीक है, तो उससे ठीक पहले क्या है कि ये समारोह आयोजित किया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये क्या है कि एक तरह से प्रतीकात्मक संकेत है किस चीज़ का, कि जो आगामी अंतरिम बजट है वो क्या है कि तैयारी के अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और इस दौरान सामान्य तौर पे क्या देखा जाता है कि जो बजट से संबंधित जो विभिन्न दस्तावेज हैं उनकी प्रिंटिंग प्रारंभ हो चुकी होती है, इसी का ये संकेतक है। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये हलवा समारोह क्या है, ये सेरेमनी क्या है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पे क्या है कि हमने बताया कि बजट के अंतिम पड़ाव में, यानी जो उसकी निर्माण प्रक्रिया है, जो उससे जुड़े हुए विभिन्न दस्तावेज हैं वो क्या है कि वो मुद्रित किए जाने प्रारंभ किए जा चुके होते हैं। और इसी के दौरान ये समारोह क्या है कि वित्त मंत्रालय आयोजित करता है। और ये क्या है कि हर बजट से पहले क्या है कि पेश होने से पहले सामान्य तौर पे पारंपरिक रूप से इसको आयोजित किया जाता है। और अगर बात करें कि ये जो क्या है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम ये कह सकते हैं कि सेरेमनी माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद सरकार बनती है नहीं बनती है ये एक अलग मुद्दा है। तो अब देख लेते हैं कि ये पूरा जो हलवा समारोह है इसके बारे में जो जुड़े हुए जो प्रमुख बातें हैं। तो क्या है कि इसमें है कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या है कि 24 जनवरी को जो वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत इस समारोह का उनके नेतृत्व में आयोजन किया गया। और इसमें क्या है कि वित्त मंत्री ने जो विभिन्न मंत्रालय के जो मंत्री हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनके बीच में हलवा वितरण किया। और इस दौरान कुछ बातें आपको सामान्य तौर पे जाननी चाहिए। जैसे जब भी ये समारोह संपन्न होता है उसके बाद इससे संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं, यानी जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं और इससे जुड़े हुए जो लोग व्यक्ति होते हैं, उनको क्या है कि वित्त मंत्रालय में ही रहना होता है। और इनके क्या है कि जो बाहरी संपर्क है उनको रोक दिया जाता है, ताकि क्या है कि संसद में या सदन में वित्त मंत्री का बजट पेश करने से पहले
उस बजट से संबंधित कोई भी सूचना लीक ना हो सके। तो ये सामान्य तौर पे ये किया जाता है और इसके लिए जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विभिन्न जो इंटरनेट, मोबाइल, इस तरह के जो डिवाइस से संबंधित जो गतिविधियां होती है उन पर बैन लगा दिया जाता है। तो सामान्य तौर पे क्या है कि ये हलवा समारोह होता है और इसके अंतर्गत क्या है कि सामान्य तौर पे ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम देख लेंगे कि बजट पारित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो इसमें क्या है कि बजट पारित होने की जो प्रक्रिया होती है ये सामान्य तौर पे जो राष्ट्रपति होते हैं देश के, उनके द्वारा निर्धारित तिथि पर क्या है कि सदन में जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट पेश करते हैं और सामान्य तौर पे क्या है कि लोकसभा में बजट जो है वो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जो वित्त मंत्री हैं वो बजट को प्रस्तुत करते हुए स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं और उसके बाद क्या है कि कह सकते हैं कि जो विधेयक होता है, जो वित्त विधेयक होता है वो पेश किया जाता है और उसके बाद क्या है कि लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के बाद जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी कह सकते हैं कि जो एनुअल जो फिनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो राज्यसभा में पेश किए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये बजट पारित होने की प्रक्रिया है। अब हम बात कर लेते हैं बजट पर चर्चा से संबंधित जो बातें आपको जाननी चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो कह सकते हैं कि लोकसभा है उसमें ये जो बजट है ये 2 चरणों में इस पे चर्चा होती है। जो पूरा बजट है इसको सामान्य तौर पे 4 से 5 दिनों के बीच में इस पर विस्तृत चर्चा होती है और इसी के संदर्भ में जो व्यापक बजट है उसकी जो रूपरेखा है उसमें निहित जो विभिन्न सिद्धांत हैं, जो उसमें नीतियां क्या है दी गई हैं, उन पे विस्तृत चर्चा की जाती है। बजट से संबंधित विभिन्न जो विचार होते हैं वो सदन में रखे जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आखिर जो वर्तमान बजट है उसमें कौन से नीतिगत पहलुओं की बात की गई है। अब हम बात कर लेंगे इसके साथ कि संसद की जो अस्थायी समितियां हैं उनके द्वारा क्या है कि मांगों पर कैसे विचार किया जाता है। तो अगर हम सामान्य तौर पे बात करें तो बजट पे चर्चा होने के बाद सदन को एक निश्चित अवधि के लिए क्या किया जाता है कि स्थगित कर दिया जाता है और इस स्थगित समय में क्या है कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और उनके जो विभिन्न जो कार्य हैं या कह सकते हैं कि जो उनके अनुदान हैं उनकी मांगों के संबंध में जो अस्थाई समितियां हैं उनके द्वारा विचार विमर्श किया जाता है और समितियों को अपना क्या है कि प्रतिवेदन सदन को देना होता है। एक निश्चित समय में उनके लिए क्या है कि अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करना होता है। ये अलग बात है कि ये जो अस्थाई समितियां हैं इनके जो प्रतिवेदन होते हैं वो क्या है कि सलाहकार प्रकृति के होते हैं, न कि अनिवार्य प्रकृति के। तो ये हम देख लिए कि जो संसद की अस्थाई समितियां हैं उनके द्वारा विभिन्न मांगों पर विचार किया जाता है। अब हम बात कर लें कि जो वोटिंग प्रक्रिया है यानी जो मतदान है, तो सामान्य तौर पे जो अस्थाई समितियां होती हैं उनके प्रतिवेदन लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद लोकसभा में विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनके क्रम में अनुदानों की मांगों पर मतदान किया जाता है और फिर लोकसभा में या कह सकते हैं कि लोकसभा को ये अधिकार है कि वो किसी भी मांग को या तो स्वीकार कर ले, स्वीकृति दे दे, या फिर उसको अस्वीकृत कर दे या फिर उनमें कटौती कर दे। ये लोकसभा को अधिकार दिए गए हैं। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा में जो भारित संचित निधि होती है उस पर भारित व्यय पर कोई भी मतदान नहीं होता है। और बात करें कि अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा में बजट पर सामान्य तौर पे क्या है कि चर्चा केवल होती है और राज्यसभा में यह अनुदानों पर मतदान नहीं करती है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है क्योंकि राज्यसभा में क्या है कि बजट पर मतदान नहीं होता है बल्कि सिर्फ चर्चा होती है। अब हम बात कर लेंगे इन मुद्दों के साथ कि कुछ महत्वपूर्ण जैसे तथ्य हैं, जैसे कटौती प्रस्ताव। ये क्या होता है? तो जो विभिन्न अनुदान होते हैं उनकी मांगों में
कह सकते हैं कि कटौती करने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और ऐसे ही क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट विधेयक है, वो है विनियोग विधेयक। तो अगर हम बात करें कि आखिर विनियोग विधेयक क्या होता है, तो ये सामान्य तौर पे क्या है कि अगर हम बात करें तो ये जो विधेयक होता है एक तरह से क्या है कि वित्त विधेयक के समान भी होता है। बजट प्रस्तावों पर सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के पश्चात सरकार विनियोग विधेयक पेश करती है। और यह सरकार को क्या है कि व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए, निष्कासन करने के लिए क्या देता है, पावर देता है, शक्ति देता है। और इस विधेयक को पारित करने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या है कि धन विधेयक के समान है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि विनियोग विधेयक क्या होता है। अब इसी से जुड़ा हुआ क्या है कि एक टर्म है लेखानुदान, कि आखिर ये लेखानुदान क्या होता है। तो सामान्य तौर पे ये एक अग्रिम अनुदान है, जो क्या है कि अगर हम बात करें तो वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले सरकार क्या कर सकती है कि संचित निधि से निधि नहीं निकाल सकती है, लेकिन सरकार को प्रशासन चलाने के लिए क्या है कि पैसों की, धन की आवश्यकता होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और अगर बात करें कि इसकी जो स्वीकृति होती है वो सामान्य तौर पे 2 माह के लिए निर्धारित की गई होती है, यानी कि सामान्य तौर पे ये जो लेखानुदान होता है ये 2 मंथ्स के लिए ही बनाया गया है। अब इसी के साथ क्या है कि 1-2 टर्म और है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वित्त विधेयक क्या होता है। तो सामान्य तौर पे अगर हम बात करें कि जो वित्त विधेयक होता है ये बजट पेश होने के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसमें क्या है कि सरकार व्यय के वित्त पोषण के लिए जो प्रावधान होते हैं उनका वर्णन करती है। और सामान्य तौर पे इसमें क्या है कि करों को प्रत्यारोपण करने या इसमें परिवर्तन करने जैसे जो विषय होते हैं उनका वर्णन किया जाता है। और संसद को वित्त विधेयक पेश किए जाने के 75 दिनों के भीतर इसे पारित करना होता है। और इस विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है कि धन विधेयक के समान है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि जो हलवा सेरेमनी है, यानी कि जो बजट को प्रस्तुत करने से पहले जो प्री बजट हलवा सेरेमनी समारोह संपन्न किया गया है, उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू थे उनकी हमने चर्चा कर ली। अब इसी से जुड़े हुए एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है कि बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बजट पर संसद की अस्थायी समितियों के बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। दूसरा कथन है राज्यसभा बजट में अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। और तीसरा कथन है संसद को वित्त विधेयक पेश किए जाने के 45 दिनों के भीतर इसे पारित करना होता है। और फिर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। विकल्प है केवल 1, विकल्प बी है केवल 2 और सी विकल्प है कथन 1 और 2 और डी विकल्प है 1, 2 और 3। तो इस तरह से क्या है कि हमने आज चर्चा कर ली जो प्री बजट हलवा समारोह है और उससे जुड़े हुए पहलुओं की। तो आज इस टॉपिक में इतना ही। नए एक एपिसोड में नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।